हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो और वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे सवालों के जवाब देखे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवालों के जवाब। तो चलो लेट्स रॉक। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल और चैप्टर का 16 क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रोसीड टू प्रिपेयर फर्स्ट सोडियम मेटल, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड सोडियम पेरोक्साइड, फोर्थ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले सोडियम मेटल बनाते हैं सोडियम क्लोराइड से। कैसे बनाना है? तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग लेते हैं, इनको फ्यूज करते, तो इनका ये फ्यूज्ड मिक्सचर एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते। ओके, कहां पर? डाउन सेल में। ओके, और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कैरी आउट करते हैं 873 केल्विन इतने टेम्परेचर पर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हम लोग लेते हैं कैथोड एज आयन और एनोड एज ग्राफाइट कार्बन। ओके, तो ये हमारा है कैथोड। तो इसके ऊपर रिएक्शंस कैसे हो रही है? ये जो हमारा सोडियम है ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और ये जो हमारा क्लोराइड आयंस है ये एनोड की तरफ जाते हैं और क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाते हैं। ओके, ये तो हम लोग को पता है। अब सेम यहाँ पर होता है, मतलब यही जो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ते आए कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर कैथोड पे Na+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स को खाएंगे और सोडियम एटम बनेंगे। उसी तरह से ये जो हमारे क्लोराइड आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स का दान करेंगे और क्लोरीन गैस बनेंगे। अब गैस बनने के लिए इनको दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो दो क्लोराइड आयन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो ये दो सोडियम आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को खाएंगे, दो सोडियम के एटम बनाएंगे। तो बना दिया हम लोग ने सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो चलो देखते हैं सोडियम क्लोराइड से अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। सेम वही इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो सोडियम क्लोराइड का हम लोग इस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कुछ ऐसे खास सेल में जिसका नाम है कास्टनर केल्नर सेल। अब हम लोग क्या लेते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन मतलब NaCl वाटर। तो इसको हम लोग एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे क्योंकि इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे। कैथोड और एनोड यहाँ पर हम लोग के अलग होंगे और ये मर्क्यूरी कैथोड होता है। अब इसका बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर, इसीलिए तो हम लोग ने मर्क्यूरी लिया है। और ये होता है ग्राफाइट एनोड। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें पता है ये Na+ जाएंगे कैथोड के पास, क्लोराइड आयंस जाएंगे एनोड के पास, ये तो लिबरेट होंगे भाई Cl2 बन के। ओके, निकल जाएंगे। ये Na+ कुछ अलग खेल खेल रहे हैं अब इस वाले इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये क्या कर रहे हैं? कैथोड पर Na+ इलेक्ट्रॉन्स तो खा रहे प्लस मर्क्यूरी को भी बोल रहे कि आ जाओ, चलो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, हम लोग कंपाउंड बना लेते हैं अच्छे सा। तो ये सोडियम एमालगम बना लेते हैं मर्क्यूरी के साथ मिलके। और हमें पता है एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है क्लोराइड आयंस, क्लोरीन बन जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ओके, तो ये दो क्लोराइड आयंस लेते हैं हम लोग, तो यही दो इलेक्ट्रॉन से आ जाते, दो Na+ दो इलेक्ट्रॉन्स को खाते, दो सोडियम एमालगम बन जाएंगे इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो कहाँ बना अपना NaOH? अब बनेगा, इसीलिए तो हम लोग ने बनाया सोडियम एमालगम को। अब इसी सोडियम एमालगम को हम लोग लेंगे ऐसे और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें हमारा NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ फ्री में हमें H2 भी मिलता है। और ये जो मर्क्यूरी को हम लोग ने ज़बरदस्ती लिया था, मतलब मर्क्यूरी को सोडियम ने जो ले लिया था बॉन्ड बनाने के लिए, उसके साथ कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये एमालगम यहाँ पर ऐसे मर्क्यूरी बन के निकल जाता है। ओके, ये मर्क्यूरी बाहर, तो ये दो मर्क्यूरी निकलते हैं बाहर। यहाँ पर दो सोडियम हम लोग लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को हाइड्रोजन जो है टोटल कितने हो रहे थे? 3, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिए। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन करने के चक्कर में, 4 हाइड्रोजन करने के चक्कर में हम लोग को 2 सोडियम लगेंगे। 2 सोडियम लिए तो 2 एमालगम निकलेंगे, तो 2 एमालगम निकल रहे देखो, और पूरा रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगा।
एमलगम सोडियम बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, खत्म। तो ऐसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे हमारे सोडियम क्लोराइड से। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम पेरोक्साइड को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को सोडियम मेटल की जरूरत है, वो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग ने देखा है सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कि हम लोग डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और डाउन सेल में ये जो हम लोग को सोडियम मेटल मिल रहा है, अब हम इसे लेंगे और इसको हीट करेंगे, ओके, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एक्सेस में लिया है तो पहले क्या होता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बनाएगा, ओके, सोडियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करते हैं इसको, तो 2 ऑक्सीजन तो 4 सोडियम, तो इसलिए यहाँ पर 4 सोडियम, ओके, 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है बरोबर। अब यही सोडियम ऑक्साइड एक्सेस में लिया है ना हम लोग ने ऑक्सीजन, तो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मोनो ऑक्साइड से पर ऑक्साइड में बदल जाएगा, Na2O2, ओके। यहाँ पर अब इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 तो 4 ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 4 सोडियम, तो ये हो गए 4 सोडियम, करेक्ट। तो इस तरह से हमको हमारा मिल गया सोडियम परऑक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो चलो देखते हैं सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाना है, ओके। तो हम इसे सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। अब ये प्रोसेस हम लोग ने इस चैप्टर में भी पढ़ रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं और इस सोल्यूशन को हम लोग अमोनिया से सैचुरेट भी करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और फ्री में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब ये होता है इनसोल्यूबल, तो इसके क्रिस्टल्स हम लोग करते हैं सेपरेट और इसी को हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो हमें पता है हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी गिफ्ट मिल जाते हैं हमें। 2 सोडियम बाइकार्बोनेट लोगे तो बराबर ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट को बनाया सोडियम क्लोराइड से बाय सॉल्वे प्रोसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम अगर हम लोग एयर में इसे बर्न करें तो ये एयर के ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ओके। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 होता है ऐसे कंपाउंड्स में, ओके। तो हमें पता है Mg का +2 होता है, तो ये इसको और 2 लगेंगे तो -6 हो जाएगा और इसको और 3 लगेंगे तो +6 हो जाएगा, तब ये जाके दोनों भी मिलके कंपाउंड बना देंगे। तो 2 और नाइट्रोजन एटम मतलब 2 इन्वॉल्व हो रहे फॉर्मेशन में, 2 नाइट्रोजन एटम, तो 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर 3 लग रहे हैं हमें, 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 मैग्नीशियम एटम, ऐसा बनेगा इसका फॉर्मूला Mg3N2। अब बैलेंस करते हैं 2MgO2, तो देखो 2MgO2O2, यहाँ पर N2 है, N2 ठीक है, Mg तो 3 Mg को ले लो, तो ये हो गया हमारा पहला। फिर क्विकलाइम इज हीटेड विद सिलिका, क्विकलाइम सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका मतलब SiO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट बोला है तो हीट करवाएंगे, क्या बनता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। देखो Ca बराबर है SiO2, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दो SiO3 हो जाएगा CaSiO3। अब क्लोरीन रिएक्ट्स विथ स्लेक्ट लाइम, ठीक है, तो स्लेक्ट लाइम लिया मैंने, अब क्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो क्या हो रहा है, इसमें से हम लोग को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट मिलता है, ओके। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कुछ ऐसे होता है CaOCl ट्वाइस, ओके। इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है CaCl2 और हमें पानी भी मिलेगा। अब बैलेंस करते तो 2 कैल्शियम, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। फिर क्लोरीन की बात देखो, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ये 2 ये मिलके और 2 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर इंटू 2 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है क्या, कर दिए 4। अब ऑक्सीजन बचा, तो ये 2 ऑक्सीजन और इंटू 2 मतलब 4 ऑक्सीजन, तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, बरोबर एकदम बैलेंस हो गया। अब लास्ट वाला तो देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, कैल्शियम नाइट्रेट को लिया, CaNO3 ट्वाइस बनेगा, NO3 -1 होता है, Ca+2 होता है, तो इसका एक +2 आयन के लिए 2 -1 वाले आयन्स लगेंगे NO3 के, ओके। तो 2 ले लिए,
हीट करना है, डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होता है ये? हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देता है और कैल्शियम ऑक्साइड देता है। अब इसे कुछ बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर 2 कैल्शियम ले रहे हैं हम लोग, ओके। फिर कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोजन और बचा क्या? ऑक्सीजन। तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 है क्या? देखो 4 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 हो गया बैलेंस्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। डिस्क्राइब 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, कॉस्टिक सोडा। तो पहले कॉस्टिक सोडा का यूज देखते थे। सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है कॉस्टिक सोडा। NaOH, बहुत रिएक्शन देखे होंगे आपने इसके, जिसको हम लोग इसको यूज करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ओके। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसे यूज किया जाता है। अब इनका यूज क्या है इतना इनडेप्थ नहीं हमें अपने सिलेबस में, पर सोडियम कार्बोनेट का यूज देखते तो इसमें ये जो वाटर सॉफ्टनिंग है ये हम लोग ने सिलेबस में अच्छे से पढ़ा है। हमें पता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट्स या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड्स, ये जो होते हैं हार्ड वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट्स, ये जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स बन जाते हैं कार्बोनेट्स। और ये कार्बोनेट जो होते हैं मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के, ये सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं। तो इसके वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको वाटर सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं, हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, ओके, हाइड्रोजन में। अब वॉशिंग सोडा ही नाम है इसका, वॉश करने के लिए यूज करेंगे, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, ऐसे याद रख सकते हो। ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में, सोप बनाने में, बोरैक्स या फिर कॉस्टिक सोडा, इसको बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्विकलाइम के यूजेस। तो क्विकलाइम बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली है, सबसे चीप एल्कली, और इसको हम लोग यूज करते हैं सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओके, प्राइमरी मटेरियल है उसका। और दूसरा यूज इसका, हम लोग Na2CO3 सॉल्ट बनाते हैं सोडियम का, राइट, किससे? बेस से, कॉस्टिक सोडा से, NaOH से। किसकी मदद से? क्विकलाइम की मदद से। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट बेरिलियम क्लोराइड इन वेपर फेज और दूसरा है बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड फेज। तो बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में डाइमर में एग्जिस्ट करता है, ओके, और क्लोरीन ब्रिज होता है उनके मॉलिक्यूल में, ओके। तो कैसे क्लोरीन ब्रिज होता है देखते हैं। ये ऐसा एक बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल देख रहे हैं हम लोग, उसके एक साइड में ये यहाँ पर Cl, दूसरे बेरिलियम मॉलिक्यूल के ये एक साइड पे यहाँ पर क्लोरीन, ओके। ये एक ऊपर आएगा, ये एक नीचे आएगा, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे ये देखो क्लोरीन ब्रिज बना रहा है, और ये डाइमर है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब सॉलिड फेज में यही बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। अब ये मजेदार एकदम स्ट्रक्चर बनाता है, देखो इंटरेस्टिंग है बहुत। तो 2 क्लोरीन तो कुछ ऐसे इन द प्लेन ऑफ पेपर ही होंगे, ओके, बेरिलियम के साथ। फिर आगे वाले 2 क्लोरीन में इंटरेस्टिंग चीज ऐसी होती है कि एक क्लोरीन पीछे चला जाता है, बोलता है भाई मैं पीछे जाता हूं, और दूसरा क्लोरीन आगे आ जाता है, प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर आगे, प्लेन ऑफ द पेपर से पीछे, ओके। तो ये आगे आ रहा है, इसलिए देखो मैंने टूवर्ड्स अपना जो वेज शेप्ड एरो है, वेज शेप्ड जो बॉन्ड है उसका मैंने ब्रॉडर आगे दिखाया है, क्योंकि ये आगे आ रहा है। ये वेज शेप में इसका ये ब्रॉडर एंड यहाँ पर है, ये भी दिखा रहा है ये आगे ही है, ये बेरिलियम यहाँ पर, और ये यहाँ पर पीछे जा रहा है। ये देखो ऐसे दिखना है, ऐसे दिखाना है। फिर से इन द प्लेन ऑफ पेपर वही कहानी रिपीट, फिर से ये वही करेगा, पीछे जाएगा एक क्लोरीन आगे आएगा, और ऐसे ही रिपीट होते रहेगा वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ, एक पीछे जा रहा है, एक आगे आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, थोड़ा लिख लेते हैं सवाल पढ़ते टाइम पे तो आसान हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, ओके, किसके? ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, क्या है? आर इजीली सोल्यूबल, ओके, तो सोल्यूबल ज्यादा है इन वाटर, वाइल दैट द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो इनके मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, ओके, आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, इनकी सोल्यूबिलिटी कम है। एक्सप्लेन। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अब देखो ये जो सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स है, इनकी लटाइस एंथैल्पीज जो है वो
कम है और इनकी लटाइस एंथैल्पीज जो है वो ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सोडियम का और पोटेशियम का जो साइज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्यों? ग्रुप 1 है ये और ये ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं, हमें पता है। जैसे जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाते हैं आगे, साइज छोटा छोटा हो जाता रहता है। तो ये छोटे साइज की वजह से इनकी लटाइस एंथैल्पी ज़्यादा है, इनकी लटाइस एंथैल्पी कम है। अब इसका ही लॉजिक तो देखो, लटाइस एंथैल्पी कम है तो इनके जो सॉल्ट्स होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, कम लटाइस एंथैल्पी की वजह से टूटेंगे आसानी से जब हम लोग इनको पानी में डालेंगे तब, और टूटेंगे आसानी से तो इसलिए ज़्यादा सोल्यूबल है। और वही यहाँ पर इनकी लटाइस एंथैल्पी ज़्यादा है तो इनको जब हम लोग पानी में डालेंगे, समझो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाला या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला, तो इनकी लटाइस एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये पकड़ के रखेंगे ना एक दूसरे को, तो टूटेंगे नहीं पानी में डालने के बाद, तो टूटेंगे नहीं तो सोल्यूबल कैसे होंगे? तो इसीलिए ये कम सोल्यूबल है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन हम लोग यूज करते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, आपने तो देखा ही होगा। और इसको हम लोग क्विक बनाने के लिए भी यूज करते हैं, हमें पता है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर देंगे तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यूज करें एज अ फ्लक्स, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को, जैसे कि आयन वगैरह। ओके, और स्पेशली प्रेसिपिटेटेड जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होंगे इनको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी पेपर्स। और इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में फिलर की तरह भी यूज होता है, या फिर हम लोग च्युइंग गम का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इसमें भी, च्युइंग गम में भी यूज होता है ये। या फिर हम लोग इसको एंटासिड करके भी यूज करते हैं। एंटासिड क्यों? क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब पानी में डाल देते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सोल्यूबल हो जाता है तो वो क्या होता है? लाइम वाटर। और जो थोड़ा इनसोल्यूबल रहता है उसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। तो ये मिल्क ऑफ लाइम जो है इसको हम लोग एंटासिड करके यूज करते हैं। माइल्ड अब्रेसिव की तरह भी यूज किया जाता है इन टूथपेस्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस है लाइमस्टोन के। तो अब देखते हैं सीमेंट का इंपॉर्टेंस। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। आजू बाजू सब जगह पे देखो सीमेंट से ही सब कुछ चीजें बनी हुई है, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है सीमेंट से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी यूज बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत किया जाता है। पीओपी का कोटिंग लगाते हैं हम लोग, ओके, फिनिशिंग के लिए अच्छा दिखता है। और हम लोग इसको, जैसे हम लोग का अगर फ्रैक्चर हुआ रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, ओके, बोन्स टूट गई रहेंगी, तो उसके लिए हम लोग पीओपी का कोटिंग लगा देते ताकि वो चीज़ इमोबलाइज रहे, हमारा बोन, हमारा वो पार्ट, और वो ठीक हो जाए। डेंटिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंटल वर्क करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्टैचूज और जो हमारे बस्ट्स होते हैं इनका मोल्ड बनाने के लिए, इनका कास्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बस्ट्स मतलब वो स्टैचूज जो सिर्फ हेड पोर्शन, शोल्डर का पोर्शन रहता है, हाथ नहीं रहेंगे, और चेस्ट तक का पार्ट रहेगा। इतने स्टैचू, इतना पार्ट जो दिख रहा है स्टैचू में, ऐसे स्टैचूज को बस्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे बस्ट्स और स्टैचूज के मोल्ड बनाने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, Why are lithium salts commonly hydrated and those of the other alkali ions usually anhydrous? अब इसके पीछे का रीजन इनके साइजेस है। तो लिथियम का जो साइज है एक्सेप्शनली स्मॉल होने की वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। ओके, तो इतनी ज़्यादा होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स तक को पोलराइज कर देता है। ओके, और इनको पोलराइज करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम सॉल्ट्स को अटैच हो जाते हैं कुछ ऐसे। ओके, ऐसे समझ लो। तो इसके वजह से, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होने की वजह से ये लिथियम सॉल्ट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़्यादा बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ये LiCl.2H2। अब बाकी के अल्कली आयंस हैं उनकी साइज इतनी छोटी नहीं है तो उनकी पोलराइजिंग पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी कम है। तो इसके वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज नहीं कर पाते, इतना पोलराइज नहीं कर पाते कि वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें अटैच हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें अटैच नहीं हो रहे तो इसलिए ये नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं बाकी के अल्कली आयंस, और वो भी नॉर्मल केसेस में, मतलब नॉर्मली नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। इसलिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ये लोग एनहाइड्रस सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि नॉन हाइड्रेटेड मतलब एनहाइड्रस। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं नॉर्मली? क्योंकि हम लोग इनके भी, बाकी के अल्कली आयंस की भी थोड़े बहुत जो सॉल्ट्स है वो हाइड्रेटेड पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको पता होगा Na2CO3.10H2 हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसीलिए नॉर्मली ये लोग एनहाइड्रस सॉल्ट बनाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, Why is lithium fluoride almost insoluble in water, whereas lithium chloride soluble not only in water but also in acetone? तो ये लिथियम फ्लोराइड कुछ अलग तरीके का बिहेवियर दिखाता है। लिथियम फ्लोराइड का लटाइस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम मॉलिक्यूल देखो छोटा है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल ये भी छोटा है,
एक दूसरे के बीच में बहुत अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। अब जब इनको हम लोग डालेंगे पानी में तो ये टूटेंगे ही नहीं, तो इसीलिए ये इनसोल्यूबल है पानी में। अब लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम क्लोराइड में हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये जब हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छे से इनको सोल्यूबलाइज कर रहे हैं, इनको हाइड्रेट कर रहे हैं, तो ये अच्छे से सोल्यूबलाइज हो रहे हैं वाटर में। और ये एसीटोन में भी क्यों सोल्यूबल होते हैं? क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि लिथियम के जो सॉल्ट है, जैसे जैसे हम लोग लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड तक जाएंगे तब इनका जो कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। तो लिथियम क्लोराइड सॉल्ट जो है इसमें कोवेलेंट नेचर भी पाया जाता है, तो इसीलिए अब कोवेलेंट नेचर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। एसीटोन अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए एसीटोन में डिजॉल्व होता है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो पहले सोडियम का देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ओके, सोडियम पानी के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, दूसरा है कि ये सेल में अमीनो एसिड्स को, शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है अंदर। और पोटेशियम के साथ मिलके सोडियम नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में मदद करता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा करते हैं सब। ओके, अब आते हैं पोटेशियम पर। तो सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने का इंपॉर्टेंट काम पोटेशियम करता है। दूसरी बात, ये जब ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ओके, टू प्रोड्यूस एटीपी, तो तब इसमें ये इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट होता है। और सेम सोडियम के साथ मिलके ये नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ओके, अब देखते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम का इंपॉर्टेंस। ओके, तो वो सारी एंजाइम्स जो एटीपी को यूटिलाइज करती है फॉस्फेट ट्रांसफर करने के लिए, उनमें मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज होता है। ओके, इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स में, पर समझ मतलब पर इसका यूज हो रहा है यह हमें पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है। अब हमें पता है क्लोरोफिल किस काम के लिए होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सोचो अगर मैग्नीशियम ही गायब हो तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कितनी बड़ी चीज है ये। ओके, तो इसीलिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है प्लांट्स के अंदर। ओके, कैल्शियम की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर 99% कैल्शियम बोन और टीथ में पाया जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि आपको अगर लगता होगा कि बोन इनर्ट होंगे, तो ऐसा नहीं होता। बोन्स हमारे बॉडी के अंदर जो है उनके ऊपर कैल्शियम कंटिन्यूसली सोल्यूबलाइज होते रहता है उनके ऊपर का, और डिजॉल्व हुआ कैल्शियम फिर से डिपॉजिट भी होते रहता है बोन के ऊपर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। पर बॉडी के अंदर कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नर्वस सिस्टम और मसल्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनके जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखने में, ओके, और ब्लड को कोएगुलेट करने में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो इसके बाद वाले हम सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।